नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मनीष आईएएस पीसीएस अड्डा में। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के रिवीजन सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि जितना जल्द से जल्द हो इम्पोर्टेंट टॉपिक पर पूरा डिस्कशन हो जाए। और ये जो आपके डिस्कशन है कंप्लीट स्पेक्ट्रम के नोट्स से ही है। हमने जो नोट्स तैयार किया है वो स्पेक्ट्रम का है और यहाँ आप कवर कर लेंगे तो आपको और कहीं पर भी रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। भले ही आपके नोट्स हो, आप अपने नोट्स को प्रायोरिटी दें, लेकिन लास्ट मोमेंट में आप एक बार हमारे वीडियो को जरूर सुन लें ताकि कहीं पर भी कुछ गैप हो सकता है हमारा जो कंटेंट है उसमें कुछ फैक्ट्स ज़्यादा हो जो एग्जाम रेलिवेंट हो, तो ये छूटना नहीं चाहिए। हिस्ट्री में जितना आप फैक्ट्स रट कर जाएंगे उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आपके क्वेश्चन सही होने की। तो आज का जो लेक्चर होगा वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड होगा, यानी कि जब ब्रिटिश शासन हमारे देश में आया उसके बाद कंसोलिडेशन करते हैं अपने पावर को वो, और धीरे धीरे रूल्स रेगुलेशंस एक्ट्स लाने शुरू करते हैं और सत्ता का केंद्रीकरण फिर होने लग जाता है। फिर वेरियस पर्सनालिटी जो इंडिया से रहे हैं उन्होंने फाइट किया अपनी आज़ादी के लिए, डिमांड की कि भाई भारतीयों को भी जगह दी जाए, भारतीयों को भी पॉलिटिकल राइट्स दिया जाए। तो धीरे धीरे इंडियंस को भी इंक्लूड किया जाने लगा और 1935 आते आते आप ये देखेंगे कि जो रिफॉर्म्स हुए हैं वो इंडिकेट करता है कि हाँ आज़ादी अब जल्द मिल सकती है 1935 में। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे उन सब चीज़ों से, लेकिन चलिए थोड़ा सा हमने पृष्ठभूमि बनाया इसलिए ताकि आप थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करें पढ़ने वक्त। तो जो हमारा डिस्कशन होगा, जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 जो ब्रिटिश ने लेकर आया, वहां से लेकर आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वहां तक हम जाएंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप चिंता ना करें, आपका सब काम हो जाएगा यहीं पर। तो आपको पता है कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई थी, है ना, और इनको राइट्स भी मिला था कि जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो इधर आके वो ट्रेड करे, व्यापार करे, और इनको मोनोपोली भी हासिल थी। यानी कि अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ट्रेड कर रही है तो कोई दूसरा ब्रिटिश का कंपनी इंडिया में ट्रेड नहीं करेगा। शुरुआत के समय में तो यही मोनोपोली राइट थी, तब तो ये ज़्यादा फ्लरिश हुए, तब तो ज़्यादा इनका रेवेन्यू सोर्स भी बढ़ने शुरू हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप देखिए 1765 का जो फेज था वो भी एक महत्वपूर्ण फेज था, क्योंकि आपको पता है कि जो 1764 है बैटल ऑफ बक्सर आपको पता होगा, और बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो आपका ट्रीटी हुआ, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, तो इस ट्रीटी के अनुसार जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो दीवानी राइट्स यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स हासिल कर लेती है बंगाल के अथॉरिटी से, और फिर धीरे धीरे इनका वर्चस्व बढ़ने लग जाता है। अब क्या होता है कि शुरुआत में ब्रिटिश गवर्नमेंट इन पर कोई कंट्रोल नहीं लगाए हुए थे, किस तरीके से फंक्शन करती है, कितना रेवेन्यू अर्न करती है, इन सब से ब्रिटिश गवर्नमेंट को ब्रिटेन में उतना कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए ये अपनी मनमानी करते रहते थे। लेकिन धीरे धीरे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि भाई साहब काफ़ी ज़्यादा ये पैसा अर्न कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू अर्न कर रहा है, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि इन्हें रेगुलेट करते हैं। ठीक है, कम से कम इनके रेवेन्यू पर नज़र हो, ये क्या क्या कारनामे कर रहे हैं रीजन में, इंडिया में, उस पर नज़र हो। तो उसके लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया। उसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया। हम इन सबको डिटेल से डिस्कस करेंगे, आप चिंता ना करें। उसके बाद चार्टर एक्ट 1833, यहाँ पर और सबसे महत्वपूर्ण बात हुई क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो आपका
गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाता है। ठीक है, इसका मतलब पहले ये बंगाल और आसपास के इलाके पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था, लेकिन धीरे धीरे मद्रास को कंट्रोल में लेने के बाद, मराठा रीजन को कंट्रोल लेने के बाद, हैदराबाद के रीजन को कंट्रोल में लेने के बाद, बंगाल को तो ऑलरेडी इन्होंने ले चुका था, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया, जो आपके एक प्रकार से अथॉरिटी है। ठीक है, उसके बाद आता है 1853 का एक्ट। उसके बाद 1857 का रिवोल्ट हो जाता है ना, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ से भी कुछ चेंजेज होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि दोबारा इस प्रकार की घटना ना हो, इसीलिए कुछ रिफॉर्म्स किए जाते हैं। ओके, ये सब हम देखने वाले हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स था। ये कंपनी तो खत्म ही हो चुकी थी 1858 में। उसके बाद क्राउन का रूल यानी कि किंग का रूल जो है शुरू हो गया था। उसके बाद आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892 आया। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 आता है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और उसके बाद लास्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो हम इन सब को धीरे धीरे करके देखेंगे। तो कोशिश रहेगी कि जितना जल्द से जल्द हो उसको डिस्कस करके खत्म करें। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा हमारा नोट्स दिखेगा, लेकिन एक बार आप ध्यान पूर्वक सुनने के बाद आपको चीजें याद हो जाएंगी, है ना। और थोड़ा सा काफी शॉर्ट हमने लिखा था जब हमने नोट्स बनाया था, लेकिन आप इसे रिवाइज कर सकते हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए मात्र 2 पेज में हमने पूरा कंसोलिडेट कर रखा है। ठीक है, तो डोंट वरी, यहाँ पर मैं आपको बताते जाऊंगा और आप अच्छे से बस सुनते जाइए, आपको चीजें याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की। ठीक है, तो इस एक्ट में क्या हुआ था, जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, उसके साथ साथ जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा 4 मेंबर्स का एग्जीक्यूटिव काउंसिल दिया जाएगा। जैसे आज आप सुनते हैं ना प्रधानमंत्री और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कुछ सिमिलर कंसेप्ट था। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा और उसको असिस्ट करने के लिए आपका 4 अन्य सदस्य होंगे, एग्जीक्यूटिव सदस्य। ओके, और इन सबको लॉ बनाने का भी पूरा अधिकार था और साथ के साथ एग्जीक्यूटिव पावर भी इनके पास थी। आज तो चलो सेपरेट है, लेकिन उस समय इन्हीं सबके पास पावर कंसंट्रेटेड था। उसके बाद आप देखिए जो मद्रास प्रोविंस या बॉम्बे प्रोविंस में गवर्नर थे इनके, उनको भी सब ऑर्डिनेट किया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन, यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सुप्रीम था, उसके अधीन आपका गवर्नर ऑफ वेरियस ब्रिटिश प्रोविंसेस लाइक मद्रास, बॉम्बे, ये ध्यान रखना है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया कोलकाता में आपका 1774 में, यहाँ पर 19 है, 1774 होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जब ये सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया तो ध्यान ये रखें कि शुरुआत में तो ब्रिटिश सब्जेक्ट यानी कि जो ब्रिटिश सिटीजन्स या ब्रिटिश नागरिक होते थे उनके केसेस ही यहाँ पर डील होते थे, इंडियंस या नेटिव्स के केसेस यहाँ पर डील नहीं होते थे। ओके, उसके बाद क्या है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब कोई कंपनी होती है तो उसका तो अपना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होता है, उसमें सदस्य होते हैं। अब क्या है, इस रेगुलेटिंग एक्ट से क्या बोला गया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है वो रिपोर्ट सौंपेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक फ्रीक्वेंट टाइम इंटरवल पर। ओके, अब ये जो रिपोर्ट सौंपने की बात थी ना, इसी से ब्रिटिश गवर्नमेंट इस कंपनी को रेगुलेट करना चाह रही थी। ओके, और ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसमें जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है वो अपने रेवेन्यू मैटर्स पर रिपोर्ट करेंगे। ओके, एंड इससे ये अनुमान हम निकाल सकते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है प्लस जो ब्रिटिश अथॉरिटी थी वो कहीं ना कहीं इंडिया में सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन लाने का प्रयास कर रही थी। अभी तो जो रीजन में पावर कंसंट्रेशन था वो लगभग बंगाल के आसपास ही था, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी ये आएगा। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आने का मतलब ये है कि अच्छा खासा रीजन पर कंट्रोल हो चुका है। ठीक है, जो ये ध्यान रखना है। अब चलते हैं दूसरा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। तो बेसिकली इसी में प्रीवियस वाले एक्ट्स में कुछ और ज़्यादा रिफॉर्म किया गया। एक रिफॉर्म तो ये हुआ
कि पहले गवर्नर जनरल या जो काउंसिल मेंबर्स थे ये भी सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन में आते थे, लेकिन गवर्नर जनरल ने बोला कि भाई साहब हमें इनके अथॉरिटी में नहीं रहना है, हमें इनसे बाहर रखिए। ओके, तो जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया इसमें इन दोनों को मतलब गवर्नर जनरल और काउंसिल के जो सदस्य थे उनको एक्सेप्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से। ओके, साथ के साथ जो गवर्नर जनरल है और उनके काउंसिल है ये रूल्स भी बना सकते हैं फॉर प्रोविंशियल कोर्ट एंड प्रोविंशियल काउंसिल। तो आप समझिए यहाँ पर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी कोई सेपरेशन वाली बात निकल कर ही नहीं आ रही। यहाँ पर तो ये दिख रहा है कि भाई गवर्नर जनरल ही ज्यादा पावरफुल है ना। और जो प्रोविंशियल कोर्ट से अपील आएंगी वो आपका गवर्नर जनरल के पास जाएंगी। और ये भी है कि जो ब्रिटिश सब्जेक्ट हैं यानी कि ब्रिटिश सिटीजन्स जो 1773 में सुप्रीम कोर्ट में ट्रीट किया जा सकता था, यहाँ पर इन्हें ट्रीट नहीं किया जाएगा, यानी कि उल्टा हो गया। नेटिव इंडियंस या नेटिव सिटीजन्स जो है उनको कोर्ट में ट्रीट किया जाएगा, ब्रिटिश सब्जेक्ट्स को नहीं। ओके, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका हो गया दूसरा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। अब आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ओके, तो जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है इसमें खास बात यह है कि ड्यूल गवर्नमेंट की शुरुआत हो जाती है, यानी कि पहले से ही आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एग्जिस्ट तो कर ही रहा था जो रिपोर्ट देता था रेवेन्यू मैटर्स पर, ठीक है, और इकोनॉमिक अफेयर्स यही डील करता था। लेकिन अब जो है पॉलिटिकल अफेयर्स को भी डील करने के लिए एक अलग से ग्रुपिंग्स बना दी गई ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, और उसका नाम दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत क्रिएट की गई, ये पॉलिटिकल अफेयर जो आपका राजनीतिक मुद्दा है कि भाई कहाँ क्या कैप्चर कर रहे हो, किसको मार काट रहे हो, है ना, प्लान क्या है, कितनी आर्मी है, क्या है, इन सब मैटर के लिए आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल को स्टैब्लिश किया गया। साथ के साथ देखिए यहाँ पर गवर्नर जनरल को वीटो पावर भी मिल गया था, हालांकि इतने माइन्यूट डिटेल्स याद रखने की जरूरत नहीं है। तो एक तो ड्यूअल गवर्नमेंट में क्यों, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों यहाँ पर आ गए, दोनों के अपने अपने फंक्शन है, एक तो इकोनॉमिक एक आपका पॉलिटिकल। ओके, और फर्स्ट टाइम ये ध्यान रखना है कंपनी की जो टेरिटरी है वो रिकॉग्नाइज की जाती है एज ब्रिटिश पोसेशंस इन इंडिया, यानी कि भारत में ब्रिटिश का एसेट्स है, इस टाइप से बात बोली गई है ना। ये लाइन ही याद रख लेनी है आपको, कंपनीज टेरिटरी रिकॉग्नाइज एज ब्रिटिश पोसेशंस इन इंडिया। ओके, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इट वाज हेडेड बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ये अलग है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया से, ये भी ध्यान रखना है। ओके, तो बस इतना पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर आता है आपका चार्टर एक्ट 1830। इसमें खास बात ये होती है कि भाई एजुकेशन के दिशा में या एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए फाइनेंशियल एलोकेशन की बात की जाती है। ओके, उसके साथ साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड मोनोपोली है उसको खत्म कर दिया जाता है, सिर्फ टी, ओपियम और ट्रेड विद चाइना को छोड़कर। अब मोनोपोली मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में जब ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो दूसरे ब्रिटिश कंपनी को इजाजत नहीं थी इंडिया के साथ ट्रेड करने का या इधर ट्रेड करने का जहां पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी ट्रेड कर रही है ना। लेकिन धीरे धीरे जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फंक्शन डाइवर्स होने लगा, पॉलिटिकल होने लगा, तो अन्य जो कंपनी है उनको भी अलाउ कर दिया गया कि भाई साहब आप ट्रेड कर सकते हैं, बट टी यानी कि चाय, ओपियम और जो चाइना के साथ ट्रेड किया जाता था इस कंपनी के द्वारा, इनको छोड़कर। ओके, तो याद रखना है। तो जो मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की किस एक्ट के माध्यम से खत्म हुई, चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से, याद रखना है। और छूट मतलब एक्सेप्शन किस में था ये भी ध्यान रखना है। ओके, साथ के साथ क्रिश्चियन मिशनरीज को भी इजाजत दे दी गई कि आप भारत आकर अपने फिलॉसफी सबको प्रमोट कर सकते हैं। और जो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ जो आप मेंस के लिए पढ़ते हैं कि जो 1,00,000 रुपया पर ईयर देने की बात हुई थी फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन इन इंडिया, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है चार्टर एक्ट 1813 का। ओके, अब चलते हैं चार्टर एक्ट 1833 के बारे में जानते हैं। इसमें ये बोला गया कि भाई अब के बाद जो भी रेगुलेशंस आएंगे उसको एक्ट कहा जाएगा, एक पॉइंट ये निकल कर आता है।
और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इट्स ए फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण का सबसे फाइनल एग्जाम्पल है ये। कैसे? क्योंकि इससे पहले आप देखिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाता था, लेकिन यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया की उपाधि आ गई, है ना। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की उपाधि आई, क्यों आई? क्योंकि इस पीरियड में, यानी कि जब 1833 का फेज चल रहा था, याद करिए थोड़ा सा हिस्ट्री, मराठा भी कंट्रोल में आ गया, जो आपका मद्रास रीजन है, मैसूर रीजन है टीपू सुल्तान वाला, वो भी कंट्रोल में आ गया, बंगाल तो आ ही गया। तो जो मेजर मेजर पावर डोमेन थे ना, वो ब्रिटिश के अधीन आ गया, सब्सिडियरी अलायंस साइन हो गया। तो इसीलिए अब जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया। तो क्या निकल कर आता है? फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन। और जो आपके फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुए हैं वो विलियम वेंटिक हुए हैं, और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो वॉरेन हेस्टिंग, हमने शायद नहीं बताया था आपको, लेकिन आपको ध्यान रखना है वॉरेन हेस्टिंग। ओके, वैसे तो आपको याद भी होगा। तो ये चीज हो गई। अब आप देखिए कि जो आपका चार्टर एक्ट 1813 था, इसमें तो एक्सेप्शन किया गया था कि भाई टी, ओपियम और ट्रेड, इन सब पर अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार होगा। यहाँ पर ये अधिकार भी छीन लिया गया, जो मोनोपोली था ट्रेड विद चाइना एंड टी, ये भी खत्म हो गया, है ना। तो आप समझिए कि जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज है ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो लगभग लगभग समाप्त हो गई, क्योंकि अब ये जो है पॉलिटिकल एक्टिविटीज में घुस गया, है ना। पावर को अपना मेन फिलॉसफी बनाकर ईस्ट इंडिया कंपनी आगे बढ़ने लगा, ठीक है। दूसरे राजा महाराजा के साथ सब्सिडी अलायंस करना, उसको अपने कंट्रोल में लेना, अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट बढ़ाना, ये सब काम अब ईस्ट इंडिया कंपनी का रह गया, क्योंकि ये तो जो रास्ता है कमर्शियल एक्टिविटीज का दूसरे कंपनी के लिए खोल दिया गया। तो ये भी आप ध्यान रखिए। ओके, और एक साथ ये भी किया गया कि जो मद्रास और बॉम्बे प्रोविंस को लेजिस्लेटिव पावर्स दी गई थी, लॉ बनाने की पावर, वो भी छीन ली गई। ओके, कैसे याद रखेंगे? 1833 में छीना गया, 33 का लगभग डबल करेंगे तो 60 के आसपास आएगा। तो जो आपका 1853 है, मतलब 1850 है, वहां पर आपका वो जो पावर है वो रीस्टोर किया जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे, नहीं 1861 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप देखेंगे। तो यहाँ तक हमने समझा। अब उसके बाद देखिए ओपन कंपटीशन, यानी कि आज जो आप एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जामिनेशन देते हैं, ठीक है, खासकर यूपीएससी सबका, तो इसकी शुरुआत भी इसी समय से हुई थी। उस समय जो ऑफिशियल्स आते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो बेसिकली ब्रिटेन से चुन के आते थे, एग्जामिनेशन होता होगा, चुन के आते होंगे, ठीक है। लेकिन इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती थी। अब इंडिया में कंपनी है, अब इंडियंस ही नहीं इसमें है, तो भाई कैसे क्या होगा? विरोध भी होता था। तो ऐसे में ये डिसीजन लेने का फैसला किया गया कि हम ओपन कंपटीशन रखेंगे। ओपन कंपटीशन मतलब ये हुआ कि जो इंडियंस होंगे वो भी लंदन जाके एग्जाम देंगे, और फिर अगर रिजल्ट आता है तो फिर उनको भी नियुक्त किया जाएगा। तो अटेम्प्ट किया गया। एक्चुअल में ये बाद में आता है, 1853 में आता है, लेकिन अटेम्प्ट किया गया ओपन कंपटीशन को इंट्रोड्यूस करने का, वो 1833 में। तो ध्यान रखना है, एक्चुअल में आया चार्टर एक्ट 1853 के तहत, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, लेकिन अटेम्प्ट किया गया 1833 के अंतर्गत, ये ध्यान रखना है। एंड जो 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इट वाज फाइनल स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये भी ध्यान रखना है। ओके, अब आते हैं चार्टर एक्ट 1853। अब चार्टर एक्ट 1853 के समय में याद रखिए कि कौन सा आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होंगे? डलहौजी होंगे, है ना। और इसमें एक खास बात ये थी कि वीटो पावर भी दे दिया गया गवर्नर जनरल को। वीटो पावर क्या होता है कि भाई एक बार हमने जो निर्णय ले लिया फिर मानना ही पड़ेगा, यही होता है वीटो पावर। ओके, और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखना है, कंसेप्ट ऑफ मिनी पार्लियामेंट आता है। अब मिनी पार्लियामेंट का कंसेप्ट क्या हुआ? पार्लियामेंट का मतलब क्या हुआ कि भाई जो हाउसेस होंगे डिवाइडेड होंगे, एग्जीक्यूटिव होगा, लेजिस्लेचर होगा, है ना, इस टाइप से आपका पार्लियामेंट डिवाइडेड रहता है। तो मिनी पार्लियामेंट का कंसेप्ट कुछ ऐसा ही था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, पहले एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शन लगभग लगभग यही संभालते थे, कोई सेपरेशन नहीं था एग्जीक्यूटिव का लेजिस्लेचर से। लेकिन यहाँ पर सेपरेशन किया गया, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए
जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन है गवर्नर जनरल को, वो सेपरेट कर लिया गया। तो सेपरेट करने का मतलब ये हुआ कि मिनी पार्लियामेंट का कंसेप्ट आ गया। ओके। और फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन, जो इंडिया में लोग रहते थे, उनका रिप्रेजेंटेशन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में दिया गया, क्योंकि यहाँ पर अब लेजिस्लेटिव बॉडी बन गई। अब लेजिस्लेटिव बॉडी बनी तो भाई उसमें रिप्रेजेंटेशन भी होगा। अब रिप्रेजेंटेशन या तो हो सकता है ब्रिटिश की तरफ से हो, उनके सिटीजन्स हो, उनके आदमी हो, और दूसरा है कि भाई इंडियंस का भी कुछ हो। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, जो इंडिया में रह रहे हैं, लोकल रिप्रेजेंटेशन, लोकल का मतलब इंडिया में जो रह रहे हैं उनका रिप्रेजेंटेशन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपका चार्टर एक्ट 1853। ओके। और यहाँ पर देखिए, जो 4 आउट ऑफ 6 मेंबर्स हैं इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो आपके कहाँ से आ रहे थे? बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और आगरा। बट ये लोकल रिप्रेजेंटेशन में होंगे, ठीक है। और इसमें हुआ ये कि जो सिविल सर्विसेज हैं उसको ओपन किया गया सारे भारतीयों के लिए, यानी कि अब जो भी भारतीय होंगे वो लंदन में जाके सिविल सर्विसेज का एग्जाम देंगे, और अगर क्वालिफाई हो जाते हैं तो फिर इनको यहाँ पर नियुक्ति भी की जाएगी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ओके। अब 1853 के बाद एक महत्वपूर्ण घटना होता है जो आप भी ध्यान में रखे होंगे, रिवोल्ट ऑफ 1857। अब रिवोल्ट ऑफ 1857 में इतना ज्यादा सदमा मिला ब्रिटिशर्स को कि उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करनी ही पड़ी। सबसे बड़ा रिफॉर्म तो यही हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। ओके। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पॉलिटिकल फंक्शंस देखरेख करती थी भारत में, तो उसका फंक्शन कौन संभालेगा? डायरेक्ट जो आपके ब्रिटेन में बैठे किंग या क्वीन है, उसके अंतर्गत सारा कार्यभार आ गया, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो 1858 से लेकर 1947 तक, जब तक हमारा देश आजाद नहीं हो जाता है, तब तक आपका क्राउन के सुपीरियरिटी के अधीन जो इंडिया है वो गवर्न होता था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो चलिए अब समझते हैं यहाँ से। एक है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, डायरेक्ट आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद आता है। अब यहाँ पर क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो हमने देखा, उसको वाइसराय के रूप में घोषित किया जाएगा, यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ना बुलाकर वाइसराय बुलाया जाएगा। और जो लॉर्ड कैनिंग थे, जो रिवोल्ट ऑफ 1857 के दौरान भी मौजूद थे, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में, इसी को वाइसराय के रूप में घोषित कर दिया गया। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई रिवोल्ट ऑफ 1857 के दौरान गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है, अच्छे से याद रखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी तो नष्ट हो ही गई, साथ के साथ ड्यूअल गवर्नमेंट ये भी आपका नष्ट हो गया, क्योंकि जब कंपनी नहीं रही तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंट्रोलर कहाँ से आएगा? उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये जो पद है ना, ये क्रिएट किया गया, और ये वाइसराय से भी ऊपर का पद था। इनफैक्ट ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, ये ब्रिटिश कैबिनेट के एक मेंबर हुआ करते थे। तो आप समझिए कि कितना बड़ा पद था ये। ओके। कंप्लीट अथॉरिटी दी गई थी, कंट्रोल दिया गया था ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, और ये सिर्फ जवाबदेह होंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट को, वाइसराय सबको जवाब नहीं देने होंगे, ठीक है। तो इतनी ज्यादा पावर सेक्रेटरी के पास थी। तो ये कवर करने के बाद अब आते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसमें क्या है? वाइसराय को एम्पावर किया गया टू नॉमिनेट सम इंडियंस इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। वहां पर लोकल रिप्रेजेंटेशन की बात थी, यहाँ पर इंडियंस को इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट करने की पावर वाइसराय को दी गई, ठीक है। और जैसा कि मैंने बोला था, 1833 में मद्रास और जो बॉम्बे प्रोविंसेस है, इनके लेजिस्लेटिव पावर छीन लिए गए थे, यहाँ पर इनको लौटा दिया गया, ठीक है। और वाइसराय ऑर्डिनेंसेस भी इश्यू कर सकते हैं, ये भी पावर दी गई। और पोर्टफोलियो सिस्टम को रिकॉग्नाइज किया गया, जो लॉर्ड कैनिंग ने शुरुआत की थी। क्या था पोर्टफोलियो सिस्टम? इसके अंतर्गत जो भी आपके वेरियस सेक्टर है ना, उसको हम वेरियस डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज में एलोकेट कर देंगे। आज आप देखते हैं ना, जो भी इंपॉर्टेंट सेक्टर है उसकी मिनिस्ट्री है, इन्वायरमेंट की तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है, इंडस्ट्री की है तो इंडस्ट्री की मिनिस्ट्री है, ठीक है। तो पोर्टफोलियो सिस्टम का वही है कि जो भी मिनिस्टर्स होंगे, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होंगे, उनको सेपरेट सेपरेट डिपार्टमेंट दे दो। यही आपका पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है कि भाई तुम किस पोस्ट पर हो और किस डिपार्टमेंट को संभाल रहे हो। ओके, ये आपका कवर हो जाता है, बस इतना याद रखना है इसमें। उसके बाद आपका इंडियन
काउंसिल एक्ट 1892। इसमें क्या है कि अब आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस अब तक तो बन गया था। कब बना था इंडियन नेशनल कांग्रेस? 1885 में। अब जब कांग्रेस बना तो उनका डिमांड भी रहा होगा कि भाई इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन और बढ़ाओ, इंडिया की पॉलिटिकल वॉइस का राइट्स दो। ये सब डिमांड तो चलने लगी होगी। इसलिए क्या हुआ कि जो आपके इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसमें ऑफिशियल मेंबर्स भी होते थे, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी होते थे। ऑफिशियल मेंबर्स बेसिकली वो ब्रिटिश अथॉरिटी के द्वारा अपॉइंट किया जाता था। नॉन ऑफिशियल्स वाले में क्या है कि मोस्टली इंडियंस अपने रिप्रेजेंटेशंस भेजते थे। तो ये सिंपल सा आपको ध्यान रखना है। ओके, तो जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की सदस्य की संख्या है वो आपका बढ़ा दी गई सेंट्रल लेवल पर भी, प्रोविंशियल लेवल पर भी, क्योंकि प्रोविंशियल लेवल पर भी लेजिस्लेचर था। हमने देखा ना, इसमें रिस्टोर किया गया 1861 में, मतलब लॉ मेकिंग पावर रिस्टोर किया गया। प्रोविंसेस तो थी, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है अब बजट पर भी डिस्कशन कर सकते हैं। आप समझिए, पहले बजट पर भी डिस्कशन नहीं किया जा सकता, वोटिंग तो छोड़ ही दीजिए, बजट पर डिस्कशन करने नहीं दिया जाता था। ओके, और लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन का भी कुछ प्रोविजन था, तभी तो आपके जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे वो चुने जाते थे। लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट इलेक्शन तो बाद में आएगा 1919 में, वो भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको काफी अच्छे से चीजें समझ में आई होगी। बस सुनते चलिए, आपका एक एक चीज रिवाइज हो जाएगा, कुछ भी नहीं छूटने वाला। ओके, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ये भी इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर आपको सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट आ जाता है। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन चलिए थोड़ा सा पहले बेसिक हम शुरुआत करते हैं। ओके, तो जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसमें अभी भी ऑफिशियल मेजोरिटी थी। मैंने आपको बताया था ना कि ऑफिशियल मेजोरिटी, नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। तो ऑफिशियल मेजोरिटी मतलब जो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं। तो भाई कोई भी डिसीजन मेकिंग में अगर मेजोरिटी में ऑफिशियल मेजोरिटी आती है तो उनका ही डिसीजन चलेगा, है ना। कुछ भी बिल पास करवाना है उनके मैंडेट के बिना नहीं पास हो पाएगा। तो ये कंसेप्ट था आपका ऑफिशियल मेजोरिटी वाला। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज हुई कि सेंट्रल लेवल पर तो ऑफिशियल मेजोरिटी अभी मौजूद थी, लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लेवल पर नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी वो एलोकेट कर दी गई। यानी कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में चलो ठीक है कि जो इंडियन वॉइस है वो उनकी सुनी जाएगी। ठीक है, कोई भी प्रपोजल अगर आता है, बिल आता है, तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की जब तक सहमति नहीं होगी वो पास नहीं होगा। ये चीज है। उसके बाद देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम फर्स्ट इंडियन जो वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह पाते हैं उनका नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, यहाँ पर तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जगह नहीं मिल रही थी, लेकिन 1909 में क्या हुआ कि वाइसराय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो कि काफी ज्यादा प्रीमियम काउंसिल था, है ना, आज का आप कैबिनेट मान सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। ठीक है, तो वहां पर पहले बार इंडियन को जगह मिली और उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। एक दूसरा डेवलपमेंट जो यहाँ पर हुआ वो सेपरेट इलेक्टोरेट का हुआ। सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अलाउ कर दी गई। क्या था सेपरेट इलेक्टोरेट? कि भाई जो आपके मुस्लिम समुदाय है वो जो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे वो मुस्लिम कम्युनिटी से होंगे और वही समुदाय उनको वोट करेगा और फिर वो जीतेगा। ये था आपका सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट। तो ये ध्यान रखना है, ये इंट्रोड्यूस हुआ आपका यहाँ पर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में अच्छे से। ठीक है, और यहाँ पर एक बात ये भी हुई थी कि जो मेंबर से आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी आस्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और बजट पर वोटिंग अलाउ की गई, लेकिन लिमिटेड वोटिंग था। यहाँ पर आप देखिए 1892 में बजट पर हम वोट नहीं कर सकते थे, डिस्कस कर सकते थे। यहाँ पर हम वोट कर सकते थे बट नॉट 100%, माइनर वोट 10% के आसपास कुछ होगा। तो फैक्ट नहीं याद रखना है, बस ये ध्यान रखना है लिमिटेड वोटिंग की। यानी कि फाइनेंशियल कंट्रोल अभी भी इंडियन के पास था नहीं, और ये तो जानबूझ के ब्रिटिश कर रहा था, इस चीज को भी समझना है। ओके, और बिकॉज ऑफ दिस सेपरेट इलेक्टोरेट उस समय जो आपके सेक्रेटरी थे कौन थे? मॉर्ले, और जो आपके वाइसराय थे मिंटो। ठीक है, तो इसलिए इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। और जो मिंटो है यानी कि जो वाइसराय थे इस समय,
उनको फादर ऑफ कॉमनवेल्थ इलेक्टोरेट भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए फादर ऑफ कॉमनवेल्थ इलेक्टोरेट किसको कहते हैं, तो मिंटो को कहते हैं, याद रखना है आपको। मॉडले मोंटो रिफॉर्म्स किसे कहते हैं, 1909 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या इंडियन काउंसिल एक्ट है उसको कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 के बारे में समझते हैं। इसको हम मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहेंगे, क्योंकि इस समय जो चैम्सफोर्ड थे वो आपके वाइसराय थे और मॉन्टेगो आपके सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे। ठीक है, यहाँ पर एक खास बात ये हुई कि जो आपके प्रोविंसेस और जो सेंट्रल अथॉरिटी थी, यानी कि केंद्र और प्रोविंसेस आप कह सकते हो, अब क्या था कि प्रोविंसेस को भी कानून बनाने का अधिकार था और सेंटर को तो था ही, लेकिन ये क्लियरिटी नहीं था कि प्रोविंसेस किस पर बना सकती है किस पर नहीं। जैसे आज क्लियरिटी है ना, प्रोविंसेस स्टेट लिस्ट पर बना सकती है, सेंटर जो है आपके कनकरेंट पर भी बना सकती है और फेडरल लिस्ट पर भी बना सकती है। फेडरल मतलब यूनियन लिस्ट आप मान लीजिए। ठीक है, तो पहले वो क्लियरिटी नहीं था, लेकिन इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 में ये क्लियरिटी दी गई कि सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को सेपरेट किया गया। काफी अच्छी बात थी यहाँ। और डायोरची का कंसेप्ट लाया गया। अब डायोरची का कंसेप्ट प्रोविंसेस पर लाया गया। अब यहाँ पर डाउट आएगा आपको कि सर डायोरची क्या है, तो डायोरची का मतलब हो गया ड्यूल गवर्नमेंट, यानी कि जो आपके प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे ना उसको भी दो भाग में ब्रिटिश ने बांट के रखा था। दो भाग में बांटने का मतलब ये हुआ कि जो सब्जेक्ट्स हैं उसको रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट में बांटा गया। तो रिजर्व सब्जेक्ट पर जो कानून बनाए जाएंगे वो गवर्नर और फिर उसके जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं बस वही उसमें रेस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, लेजिस्लेचर से कुछ भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आपका ट्रांसफर सब्जेक्ट है वहां पर जो प्रोविंसेस है और जो लेजिस्लेचर है वहां के वो आपका कानून बनाएंगे। तो समझ रहे हैं, जो रिजर्व सब्जेक्ट्स होंगे वो प्रीमियम सब्जेक्ट था, कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स इसमें शामिल होंगे जिसके कारण जो प्रोविंसेस हैं, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, उनको कानून बनाने की अनुमति नहीं दी गई थी। जानबूझकर ये सब किया जा रहा था। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोविंसेस पर लाई गई थी, केंद्र पर नहीं। केंद्र पर लाया जाएगा 1935 में, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद आप देखिए फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में बाइकैमरलिज्म का कंसेप्ट लाया गया, यानी कि अपर हाउस लोअर हाउस जो आज आप देखते हैं वो कंसेप्ट आपका यहीं से निकल कर आता है। ठीक है, और फिर जो मेंबर्स की मेजोरिटी है, यानी कि मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स वो डायरेक्ट इलेक्शंस के माध्यम से चुने जाएंगे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और प्रोविंशियल बजट को भी सेपरेट किया गया सेंट्रल बजट से। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आपके 1919 है, 1909 है, ये सब महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं। उसके बाद देखिए जो हाई कमिश्नर का ऑफिस है लंदन में क्रिएट किया गया। पब्लिक सर्विस कमीशन का कंसेप्ट अब इस एक्ट में लाया गया जो अल्टीमेटली 1926 में सेटअप होता है। यानी कि पहले तो लंदन में एग्जाम होती थी, अब भाई हर व्यक्ति तो लंदन में जाएगा नहीं एग्जाम देने के लिए, तो पब्लिक सर्विस कमीशन को इंडिया में सेटअप करने का प्लान आया ताकि यहीं पर अपना एग्जाम कंडक्ट और यहीं से रिक्रूट हो जाए, ये कंसेप्ट था। तो 1926 में एक्चुअली सेटअप हुआ। और इस एक्ट में ये बात बोली गई थी कि लगभग 10 साल में हम रिव्यू करेंगे हम अपने एक्ट्स को। तो इसीलिए आप देखेंगे कि 1929 में वैसे तो साइमन कमीशन आना चाहिए था क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कमीशन ही था, लेकिन 2 साल पहले आ गया। इसके पीछे कारण था कि जो सत्ता है वो चेंज हो रही थी, तो जो गवर्नमेंट थी वहाँ की उनको दिखाना था कि भाई हम जो है काफी ज्यादा कंसर्न इंडियन के प्रति, इसलिए हम कुछ रिफॉर्म करना चाहते हैं, सुधार लाना चाहते हैं ताकि वोट का आकर्षण हो, है ना, ये कंसेप्ट था। तो साइमन कमीशन के बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन ध्यान रखना ये कि एक जो मेंबर थे इसमें क्लेमेंट एटली, जो बाद में आपके ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं जब इंडिया का विभाजन हो रहा था तब। ठीक है, और सातों के 7 मेंबर आपके ब्रिटिश ही थे, इसमें कोई इंडियन नहीं था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये कमेटी निर्णय करती, लेकिन इंडियंस ही नहीं था, ये भी बहुत बड़ी चालबाजी थी, आप ऐसे समझिए। ओके, एंड फर्स्ट टाइम ब्रिटिश डिक्लेयर्ड इट्स इंटेंशन टू इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ये आप सुने होंगे कि 1915 से लेकर 1919 के आसपास काफी ज्यादा ब्रिटिश को एक प्रकार से परेशान किया गया ताकि ये भारत
के वेलफेयर के लिए काम करे, सेल्फ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करे, क्योंकि ये इंट्रोड्यूस नहीं करते थे। इसलिए आपने सुना होगा होम रूल लीग मूवमेंट इसी दौरान आपका आया, है ना। तो सब इसी के कारण, इसलिए इन सब से परेशान होके जो ब्रिटिश अथॉरिटी है उन्होंने डिक्लेयर किया कि भाई हम जो है आने वाले समय में रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करेंगे। और बाद में ही आपका 1919 का एक्ट आया, लेकिन उतना ज़्यादा कुछ आ, उचित प्रोविजन नहीं था जो सेल्फ गवर्नमेंट दे इंडियंस को, इसलिए तो बाद में क्रिटिसिज्म भी हुआ। फिर आता है आपका कुछ अन्य फैक्ट है, वैसे यहाँ देख सकते हैं, जो एजुकेशन है ना वो उसको प्रोविंशियल मिनिस्ट्री के अधीन शिफ्ट कर दिया गया। उसके साथ साथ लिमिटेड फ्रेंचाइज, यानी कि वोटिंग राइट्स तो दी गई, महिलाओं को भी वोटिंग राइट था, लेकिन लिमिटेड था, ऐसा नहीं कि सारे पॉपुलेशन को वोटिंग राइट दी गई थी। तो लिमिटेड वोटिंग राइट थी, ये अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ओके, तो डायरेक्ट इलेक्शन का कंसेप्ट इसी में आया, और था भी तो लिमिटेड फ्रेंचाइज था, वुमेन भी वोटिंग राइट्स एंजॉय करती थी। ओके, और उसके बाद एक पॉइंट ये भी निकल कर आता है, जो सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 में लाया गया था मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, उसको एक्सटेंड किया गया सिख, इंडियन क्रिश्चियन मतलब इंडो क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस को। तो आप समझिए कि इन सबको भी एक्सटेंड किया गया। ओके, उसके बाद आते हैं फाइनल एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें क्या है कि सबसे पहले ये ध्यान रखिए, ऑल इंडिया फेडरेशन का कंसेप्ट लाने का प्रयास किया गया। क्या था ये ऑल इंडिया फेडरेशन? बेसिकली उस समय प्रिंसिपली स्टेट्स भी थे, ठीक है। अब जो ब्रिटिश अथॉरिटी है वो चाह रहा था कि प्रिंसिपली स्टेट को भी कंसोलिडेट किया जाए, उसको भी ब्रिटिश अथॉरिटी के अधीन लाया जाए। अभी तक क्या है कि चलो सब्सिडी अलायंस था, तो उतना ज़्यादा मतलब ब्रिटिश इंटरफेयर नहीं करती थी, लेकिन ज़्यादा कोऑर्डिनेशन भी नहीं रहता था प्रिंसिपल स्टेट और फिर ब्रिटिश प्रोविंसेस के बीच या ब्रिटिश अथॉरिटी के बीच। तो ब्रिटिश ने प्रपोजल दिया कि आप लोग जो है हमारे पावर पावर स्फेयर में आइए और हम पावर शेयरिंग करेंगे, ऐसा कुछ था। लेकिन प्रिंसिपल स्टेट जो है ना वो राजी नहीं हुए। आपने सुना भी होगा बटलर कमेटी का, बटलर कमेटी हम डिस्कस करेंगे। वैसे वो भी क्या था कि प्रिंसिपल स्टेट्स को ब्रिटिश अथॉरिटी में लगभग लगभग शामिल सब करने का कुछ एक प्रयास था, है ना। फिर आपका ऑल इंडिया फेडरेशन मैंने देख लिया। उसके बाद जो सब्जेक्ट्स है ना उसको डिवाइड किया गया, किसमें? प्रोविंसेस में, कनकरेंट में, और जो आपका सेंट्रल लिस्ट। सेंट्रल वही हो गया यूनियन, यूनियन लिस्ट भी आप कह सकते हैं। प्रोविंसेस हो गया प्रोविंशियल वाला, कनकरेंट हो गया आपका जो प्रोविंसेस और सेंटर दोनों बना सकते हैं। लेकिन जो रेसिड्यूरी पावर है ना वो गवर्नर जनरल के हाथ में थी, याद रखना है आपको, गवर्नर जनरल। ये नहीं था कि आपका जो रेसिड्यूरी है वो सेंटर या यूनियन के पास है, गवर्नर जनरल के पास थी। अच्छे से याद रखना है, यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया और बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हुए थे। और जो डायरची है यानी कि ड्यूअल गवर्नमेंट की बात हमने की थी 1919 के एक्ट में, उसको प्रोविंसेस के लेवल पर तो खत्म कर दिया गया, लेकिन सेंट्रल लेवल पर इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये भी आप ध्यान रखें, ओके। और बाई कैमरलिज्म को भी प्रोविंसेस के लेवल पर लाया गया। ऑलरेडी 1919 में सेंट्रल लेवल पर लाया गया और 1935 में प्रोविंसेस के लेवल पर लाया गया। उसके बाद देखिए 10% पॉपुलेशन को वोटिंग राइट दी गई। और जो सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट है वो डिप्रेस्ड क्लास के लिए भी, यानी कि जो आपके अनटचेबल सब थे उनके लिए एक्सटेंड कर दिया गया, वुमेन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। और ये डिप्रेस्ड क्लास वाला इशू आपने पढ़ा होगा। एक्चुअली जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था ना जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया गया महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है, तो इसमें यह निर्णय लिया गया था कि डिप्रेस्ड क्लास को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाए। तो बाद में नाराजगी हो गई महात्मा गांधी की तरफ से, ठीक है, और मीटिंग छोड़ के वो आ गए, कोई कंक्लूजन नहीं निकला। तो बाद में जो है ना ब्रिटिश अथॉरिटी ये सेपरेट इलेक्टोरेट को इस एक्ट में शामिल कर देते हैं। और उसके बाद आपको पता ही है कि आपका गांधी जी का धरना प्रदर्शन चलता है और पूना पैक्ट भी होता है, ठीक है, ये इस प्रोविजन को हटाने के खिलाफ। और उसके बाद महात्मा गांधी काफ़ी ज़्यादा मतलब
अवेयर हो जाते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ दिस कम्युनिटी, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन पर भी काम करते हैं, पुस्तक भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये सब तो हम चलिए पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मेन जो मुद्दा है आपका ध्यान रखना है कि डिप्रेस क्लास के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट जो एक्सटेंड किया गया वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत किया गया। ठीक है, वुमेन को जो किया गया वो आपका इसी एक्ट के अंतर्गत किया गया, कंफ्यूज नहीं होना। फिर जो काउंसिल ऑफ इंडिया है इसको एबोलिश किया गया, कब क्रिएट हुआ था? 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, तो एबोलिश हुआ आपका 1935 के एक्ट में। आरबीआई भी एस्टेब्लिश हो गया, फेडरल कोर्ट भी एस्टेब्लिश हो गया, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ही फेडरल कोर्ट कहलाने लगा। ओके, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, डायरेक्ची को सेंट्रल लेवल पर इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, तो ये ध्यान रखना है। और एक पॉइंट आप ये भी ध्यान रखेंगे, जो आपका बाई कैमरलिज्म था, ठीक है, उसमें तो आपका सेंट्रल लेजिस्लेचर भी था और एक था आपका एग्जीक्यूटिव वाला। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव वाला जो था ना वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली को रेस्पॉन्सिबल नहीं था। आज तो चलिए रेस्पॉन्सिबल है, हम देखते हैं कि जो काउंसिल मिनिस्टर है इट इज रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ये पढ़ते भी, लेकिन उस समय ये नहीं था। एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स नॉट रेस्पॉन्सिबल टू सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, बट जो इलेक्टेड मिनिस्टर थे जो चुन के आते थे, जो हमने आपको बताया डायरेक्ट इलेक्शन से, तो वो भले ही रेस्पॉन्सिबल थे सेंट्रल लेजिस्लेचर को, यानी कि इनको हटाया जा सकता था सेंट्रल लेजिस्लेचर के द्वारा, नो कॉन्फिडेंस मोशन का कंसेप्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो आपका काउंसिल ऑफ स्टेट था, यानी कि बाई कैमरल में मैंने आपको बताया, एक तो काउंसिल ऑफ स्टेट हो गया। ठीक है, तो जो काउंसिल ऑफ स्टेट है इसमें जो 40% मेंबर्स थे वो नॉमिनेटेड थे। कौन नॉमिनेट करते थे? प्रिंसेस की तरफ से। और मेजोरिटी जो है यानी कि 60% वो प्रोविंसेस से आते थे, ये भी ध्यान रखना है। तो प्रिंसेस का भी रिप्रेजेंटेशन आपका काउंसिल ऑफ स्टेट में था, अपर हाउस में था, ये ध्यान रखना है। और फिर फेडरल असेंबली जो मैंने आपको बताया, एक फेडरल असेंबली हो गया, एक आपका काउंसिल ऑफ स्टेट हो गया। फेडरल असेंबली आप मान लीजिए लोअर हाउस, और जो आपके काउंसिल ऑफ स्टेट हो गए आपके अपर हाउस। ठीक है, तो फेडरल असेंबली इनडायरेक्टली मेंबर्स चुने जाते थे फ्रॉम द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, और इसमें भी 1/3% जो है नॉमिनेट होते थे प्रिंसेस के द्वारा। यहाँ पर तो यहाँ पर भी नॉमिनेशन का कंसेप्ट था प्रिंसेस के द्वारा, और काउंसिल ऑफ स्टेट में भी कंसेप्ट था। ओके, और 80% बजट जो है वो वोटेबल नहीं थी। अभी भी आप देखिए, क्योंकि इकोनॉमिक चीज़ है, ब्रिटिश तो चाहेगा नहीं कि ये जो है उनके कंट्रोल में जाए, इंडियंस के कंट्रोल में जाए, इसीलिए प्रोविंशियल लेवल पर क्या था, ऑटोनॉमी दी गई। ठीक है, अब जो है प्रोविंसेस अपनी अथॉरिटी, लीगल अथॉरिटी, सब कुछ ब्रिटिश क्राउन से डायरेक्टली पा रहे थे, यानी कि मोर ऑटोनॉमी, मोर पावर। उसके बाद जो गवर्नर थे वो जो ब्रिटेन के किंग थे या क्वीन थे उनके द्वारा ही नॉमिनेट किए जाते थे, जैसे आपका वाइस राय था। उसके बाद जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर में जो भी मेंबर्स है वो डायरेक्टली इलेक्ट होंगे, ये कंसेप्ट आ गया। प्रोविंसेस के लेवल पर हम बात कर रहे हैं। और 40% बजट नॉन वोटेबल था। और ध्यान रखना है आपको ये कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, इसमें हिंदू महासभा और नेशनल लिबरल फाउंडेशन इसने सपोर्ट किया था इस एक्ट को। बाकी तो कांग्रेस सब ने बेसिकली पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं रखा इसके प्रति, इस एक्ट के प्रति। ओके, अगर रखते तो मतलब मान के चलिए कि गवर्नमेंट का समर्थन किया जा रहा है, तो ऐसे में नाराजगी भी तो हो सकती थी जो भी फॉलो करते थे आईएनसी को, क्योंकि जो भी फॉलो करते थे उनका ऑब्जेक्टिव था आज़ादी वाला। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ जो ध्यान रखना है। एक तो ये है कि ब्रिटिश इंडिया के दौरान बहुत सारे ऐसे राइटर हुए जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के जो इकोनॉमिक शोषण की जा रही थी उनके द्वारा, उसके खिलाफ पुस्तक में लिखा था। तो कुछ नाम आपको ध्यान रखने हैं, एम जी राणा डे और आरसी दत्त। आरसी दत्त ने क्या लिखा, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जहाँ पर बताया कि कैसे ब्रिटिश एक्सप्लॉइट करते हैं। फिर आप देखिए गोपाल कृष्ण गोखले, जी सुब्रमण्यम अय्यर, पृथ्वी चंद्र राय, है ना, और आपके एम जी राणा डे, इन्होंने लिखा भी एसे ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स। फिर जी एस अय्यर, जी सुब्रमण्यम अय्यर, बेसिकली इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये कुछ पुस्तक के नाम है। तो आप देखिए पूरा जो ये बातें हैं लगभग लगभग खत्म होती है। कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन
मेजर एक्सपोर्ट जो इंडिया की तरफ से की जाती थी, कॉटन, सिल्क, साल्टपीटर जो सोडा कहते हैं, और ओपियम। इंपोर्ट क्या किया जाता था? टी, शुगर, हनी और कोलिन। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका ये पूरा जो है खत्म होता है, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगा, लेकिन कंसेप्ट को समझाना जरूरी था एक एक करके, तभी आपको चीजें याद रहेंगी, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। तो लास्ट मोमेंट में भी आप इसे रिवाइज कर सकते हैं, मात्र फॉरवर्ड तरीके से सुनिए, रिवीजन हो जाएगा, चिंता मत करना है। यू आर गोइंग टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन फॉर श्योर। ठीक है, तो कैसा लगा आपको लेक्चर सीरीज, जरूर आप बताएं, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं आप। काफी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, लेकिन जैसा कि हमने आपसे वादा किया है तो निभाना पड़ेगा ही। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप क्रैकिंग द एग्जामिनेशन। लेट्स सी यू इन द मेंस एग्जाम। थैंक यू।